रशिया ने मेजर वार्निंग दे दी है टू यूएसए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेनेजुएला। डिस्कस करेंगे पूरी कहानी। और यूएसए ने अनाउंस की है बिगेस्ट डील फॉर ताइवान, दैट विल बी $10 बिलियन की आर्म्स डील। एंड चाइना का क्या इस पर रिस्पॉन्स आया वो डिस्कस करेंगे। इंडिया ओमान की जो ड्यूटी फ्री एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज 19 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड सोर्स की बात करें तो द हिंदू इज द सोल सोर्स विच वी आर फॉलोइंग। देन सबसे पहली आपकी न्यूज है कि डोंट मेक फेटल मिस्टेक्स इन वेनेजुएला, रशिया टू यूएस। तो अब वेनेजुएला की जो करंट गवर्नमेंट है, मादुरो गवर्नमेंट जो है वो प्रो रशिया है करंटली, ठीक है। तो अब रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जब से ये पूरा का पूरा किस्सा वेनेजुएला को लेकर यूएसए ने शुरू किया है, इंक्लूडिंग जो एक तो ऑयल टैंकर सीज है वो तो है ही है, बट उसके अलावा मेजरली जो ड्रग ट्रैफिकिंग के नाम पे इतने सारे लोगों को यहाँ पर करेबियन में मारा जा रहा है, यूएसए के जो अटैक्स यूएसए के द्वारा की जा रहे हैं करेबियन रीजन ऑल्सो, कि तब से लेकर अब तक वेनेजुएला के टच में रशिया कॉन्टिन्यूसली है। एंड कोई भी अगर लैंड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है वेनेजुएला की, क्योंकि अब इट इज अ क्लोज अलाय ऑफ रशिया, तो अब रशिया इन रिटेलिएशन भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकता है कि दे विल नॉट स्टेप बैक। एंड यही चीज पे बोला गया कि जब से ऑयल टैंकर सीज किया उसके बाद वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई थी, वो कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई यूएसए के द्वारा। तो वेनेजुएला ने डिफाई करते हुए यूएसए को ये बोला है कि आपकी सैंक्शन की वजह से हमारा जो बिजनेस है या जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर मेजर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवर गवर्नमेंट डजंट रन बाय द यूएसए या आवर गवर्नमेंट डजंट रन बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये कहने का उनका मतलब है, डिफाई किया है उन्होंने यहाँ पर कंप्लीटली यूएसए को, एंड फेवर किया जा रहा है यहाँ पर रशिया को, क्योंकि क्लोजेस्ट अलाय, वन ऑफ द क्लोजेस्ट अलाय वेनेजुएला है ऑफ रशिया। तो रशिया की तरफ से ये वार्निंग यूएसए की तरफ जारी कर दी गई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेबियन नेशन, बारबाडोस, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया या निकारागुआ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज निकारागुआ, ठीक है। निकारागुआ आप यहाँ पर देख रहे होगे। वेराज अगर हम बात करें यहाँ पर करेबियन सी के आसपास वाले जो कंट्रीज है उसमें केमन आइलैंड आते हैं, क्यूबा आता है, जमैका आता है, हेती आता है, डोमिनिकन रिपब्लिक आता है, पोर्टो रिको आता है, वर्जिन आइलैंड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं वो सारे, या इवन के कई कंट्रीज हैं कई दूसरे कंट्रीज के द्वारा, अगर आप कह सकते हो उनके, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पर आप कह सकते हो कि ओन किया जाता है वो रीजन, या उनकी कंट्री के अंदर यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर फॉल करता है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ग्रेनाडा, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, ठीक है, सारे जो नेशंस हैं, इवन अगर आप देखो ये जो सारे एरियाज हैं ये करेबियन नेशंस या करेबियन सी के आसपास है, तो इनको हम करेबियन का ही पार्ट मानते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। देन फिनमिन अनवील्स न्यू लोगो फॉर रीजनल रूरल बैंक। सो रीजनल रूरल बैंक्स जिनकी डेवलपमेंट किस लिए की गई थी, नाम से पता लग रहा है रीजनल रीजन्स में खुले जाने वाले ऐसे बैंक जो कि रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर शुरू किए गए थे, ठीक है। तो उनके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नया लोगो जो कि यूनिफाइड लोगो को यहाँ पर दर्शाता है, दैट इज अ सिंगल एंड यूनिफाइड ब्रांडेड आइडेंटिटी ये देगा। दैट मीन्स कि वन स्टेट वन आरआरबी। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक सिंगल यूनिफाइड लोगो अक्रॉस ऑल द 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इफेक्टिव May 1, 2025 अब लॉन्च कर दिया है। रेट्रोस्पेक्टिवली इसको इफेक्टिव किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरआरबीज। द रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975। देयर आर करंटली 28 आरआरबीज are functioning. There are currently 28 RRBs functioning in 28 UTs or states. Which of the statements above is or are correct? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो 1975 में इसको एज एन ऑर्डिनेंस इशू किया गया था आरआरबी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस की तरह इसको इशू किया गया था। धीरे धीरे करके आप देखोगे कि 1976 के अंदर आरआरबीज एक्ट पास होता है एंड आरआरबी की स्टैब्लिशमेंट विद, आप कह सकते हो कि 5 आरआरबीज इन डिफरेंट स्टेट्स इनिशियली स्टैब्लिश किए गए थे कि रूरल रीजन जो है इनकी डेवलपमेंट की जा सके। एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो कि रूरल एरिया से अब क्या कर सकती है, नई नई चीजों को उभार कर उनके इकोनॉमिक, आप कह सकते हो फ्यूचर का ये एक सपना देखा गया था, जो आज के टाइम पे अगर आप देखो तो क्रेडिट सिस्टम देने में भी आरआरबी सक्षम है। तो करंटली आप देखो आरआरबी कैरीज द बेसिक मैंडेट के इंश्योर करे रूरल डेवलपमेंट एंड फॉस्टर करे फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो करंटली 28 आरआरबीज 28 स्टेट्स और यूटीज के अंडर यहाँ पर एक ब्रांच नेटवर्क कितना है इनका, मोर देन 22,000 ब्रांचेस इन 700 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका आंसर था। देन 900 मिलियन पीपल विल हैव डायबिटीज बाय 2050, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नीडेड टू स्लो प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ये डायबिटीज एटलस हम बोलते हैं जिसको, ठीक है। डायबिटीज एटलस या आप कह सकते हो कि एक पीयर रिव्यूड जर्नल है लैंसेट डायबिटीज एंडोक्रिनल 2025।
स्टडी ने स्पेसिफिकली ये चीज बताई है कि 2024 के अंदर अगर आप देखो 11.11% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो थी ना उसको डायबिटीज थी, ठीक है। तो 2025 के अंदर अगर आप देख रहे हो कि वो जो डेटा है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, कि चांसेस हैं कि अभी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो कि 12.96% जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली ये बोला जा रहा है कि धीरे धीरे करके डायबिटीज बढ़ रही है, ठीक है। तो 12.96% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 2050 तक उनको डायबिटीज होगी ही होगी। तो धीरे धीरे करके ये स्टेडी राइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इसके पीछे का उन्होंने रीजन यही बोला कि अब डायबिटीज जो है क्रॉनिक डिजीज तो है नहीं कि बार बार इतना ज्यादा ध्यान में उसको दिया जा सके, बट ये ऐसी क्रॉनिक डिजीज के अलावा भी अगर आप देखो डायबिटीज का आने वाले टाइम में एपिडेमिक आ जाएगा, जो कि अभी इसी वजह से फैल रहा है क्योंकि उसको अनचेक्ड वर्जन के अंदर रखा है, यानी कि उसके ऊपर कोई चेक इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो इसका स्लो डाउन तभी पॉसिबल होगा जब सरकार पॉलिसीज बना सकेगी डायबिटीज एंड हेल्थ सेक्टर को लेके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायबिटीज, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि देयर वर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंगली मेजरली जो डायबिटीज हैम्पर हुई है या डायबिटीज से हैम्पर्ड लोग हैं वो अर्बन एरियाज के अंदर रिजाइड करते हैं, रूरल एरियाज के अंदर काफी ज्यादा परसेंटेज ऑफ डायबिटीज वो कम है। एंड आगे भी जो ट्रेंड आएगा 2050 के साथ जो डेटा इन्होंने ट्रेंड जिसके बेसिस पे निकाला है उसके अकॉर्डिंगली रूरल एरियाज के अंदर करंटली जितने डायबिटिक लोग हैं, ठीक है, दैट इज अराउंड अगर आप देखोगे कि 180 मिलियन, वो 189 मिलियन जो हैं वो लोग उतने ही रहेंगे रूरल एरियाज के अंदर जो डायबिटीज से ग्रस्त होंगे। बट जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर जल्दी से जल्दी आप देखोगे कि यहाँ पे राइज आ रहा है, ठीक है। अब जो अर्बन एरियाज के अंदर जो है वो 655 मिलियन 2050 तक चांसेस हैं कि लोगों को डायबिटीज हो, जो कि करंटली 400 मिलियन है, ठीक है। तो यानी कि अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम डायबिटीज की ज्यादा देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज अराउंड द वर्ल्ड एंड नॉट ओनली इन द केस ऑफ इंडिया, ठीक है। अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड ये बात की जा रही है। तो इस एटलस ने ये देखा कि करंटली जो टॉप कंट्रीज हैं वो कौन सी है, चाइना राइट एट द टॉप, ठीक है, फॉलोड बाय इंडिया सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स है, फोर्थ पे पाकिस्तान है। बट उन्होंने बोला कि 2050 के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें चाइना टॉप पोजीशन पे होगा, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। इंडिया और चाइना, सॉरी, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना होगा, सेकंड पोजीशन पे इंडिया होगा, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो यूएसए है वो थोड़ा सा यहाँ पर फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे बाय द ईयर ऑफ 2050 आने के चांसेस हैं। तो डायबिटीज जो है उसको रोकना इन एनी फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तरह का एपिडेमिक है जो फैल चुका है एंड इफ दिस कंटिन्यूज तो काफी सारे लोग जो हैं, जो पॉपुलेशन है वो इससे ग्रस्त हो सकती हैं। अभी तो सिर्फ 11.11% है वो देखी गई है इस डेटा के अकॉर्डिंगली, एंड एक्चुअल फिगर्स क्या क्या हो सकते हैं वो और भी ज्यादा यहाँ पर अगर रिफाइन किया जाए डेटा को वो काफी ज्यादा हो भी सकते हैं। देन अब क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायबिटीज। सबसे पहले जेस्टेशनल डायबिटीज इज कॉमन इन विमेन। Second, monogenic diabetes is a group of uncommon forms of diabetes that are caused by a variant or change in at least 2 genes. Which of the statements above is or are correct? So इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जेस्टेशनल जो डायबिटीज है इट इज कॉमन इन वुमेन, क्योंकि जेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड के को गो थ्रू कौन करता है, एक माँ ही करती है ना, बच्चे को पैदा तो माँ ही कर सकती है, लड़की ही करती है। सो अब जेस्टेशन के टाइम पीरियड पे कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वुमेन है दे अंडरगो और इंक्रीज या शुगर स्पाइक इन देयर ब्लड, ठीक है। तो जो कि अब डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाता है, बट जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज होती है देयर आर चांसेस कि वो लेटर ऑन इन लाइफ टाइप 2 डायबिटीज को डेवलप कर ले, ठीक है, या उनकी बॉडी डेवलप कर ले। तो बट जेस्टेशनल डायबिटीज कॉमन किस में है, विमेन के अंदर ही ज्यादातर पाई जाती है। देन मोनोजेनिक डायबिटीज जो है, ऑब्वियसली बात है, नाम से आपको पता लग रहा है, मोनो मतलब एक सिंगल, जेनिक मतलब जीन्स, एक सिंगल तरह के जीन के अंदर यहाँ पर अगर चेंजेस आएंगे तो यही अनकॉमन काइंड ऑफ डायबिटीज जो है आपको, आप कह सकते हो कि आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर का स्पाइक कर सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो कि मोनोजेनिक जो डायबिटीज है उसके अंदर सिम्टम्स है ना एज कम्पेयर टू टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज नहीं होते हैं। ये डायरेक्ट इंपैक्ट आपके लिवर, किडनीज एंड इवन के आईज के ऊपर डाल सकती है, जो कि अब आप प्रोलॉन्ग्ड वर्जन में देखो टाइप 1 एंड टाइप 2 के अंदर धीरे धीरे करके, जैसे कि ब्लड के अंदर शुगर कई बार होती ही नहीं है, जैसे टाइप 1 में जब हम वाटर डायबिटीज भी बोलते हैं ना, वो चीज होती है, या इवन टाइप 2 डायबिटीज होती है कि सडनली शुगर का स्पाइक होता है ना, इसके अंदर वो चीज नहीं होती है। तो एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के अंदर अंदर जो बॉडी है वो अब धीरे धीरे ऑर्गन्स को खराब करना शुरू करती है। बट जब हम मोनोजेनिक डायबिटीज की बात करते हैं तो वहां पर डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर कोई शुगर का स्पाइक इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। दे माइट बी हाई, दे माइट नॉट बी हाई, तो वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, क्योंकि जीन ही इस तरीके से अब ऑपरेट करता है। सेकेंड चीज यही है कि वो डायरेक्टली आपके ऑर्गन्स के ऊपर इंपैक्ट करना शुरू
शुरू कर देता है। तो ये डिफरेंस है मोनोजेनिक डायबिटीज यानी कि अनकॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज एज कंपेयर टू द यू कैन से कि ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ डायबिटीज दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। तो सिंपल सा इसका आंसर था स्टेटमेंट नंबर ए। देन नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड लंग डिजीज। सो अब पार्लियामेंट सेशन के अंदर है ही, लोकसभा के अंदर डिबेट भी चल रही थी, तो अभी सवाल कुछ पूछे गए थे रिलेटेड मिनिस्ट्री से ही, तो उनकी तरफ से यही जवाब आया है, रिस्पांस आया है कि जो लंग डिजीजेस हो रही हैं दिल्ली के AQI को एंड NCR वाले रीजन के AQI को लेकर, तो उन्होंने ये चीज बोला कि एयर पोल्यूशन को के बीच में आप AQI लेवल की बात कर रहे हो, उसका कभी लंग डिजीज के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। तो मिनिस्ट्री की तरफ से यही रिस्पांस आया है, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि लंग जो डिजीजेस हैं वो इस वजह से थोड़ा और ये क्योंकि AQI बहुत ज्यादा है। तो इन रिस्पॉन्स टू दैट द पर्सन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग नेम्स, तो वो जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उन्होंने ये आयुर्वेदा में उनका एक कोर्स है, उन्होंने ये चीज बोली है कि ठीक है आप बोल रहे हो कि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द हाई AQI या जो AQI दिल्ली का NCR रीजन का इतना ज्यादा खराब होता जा रहा है, इस वजह से जो लंग्स में डायरेक्टली लंग डिजीज होने के चांसेस नहीं है, बट देयर इज अ चांस कि वो प्रोपोगेट कर दे उस लंग डिजीज को, ठीक है। कि जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका फाउंडेशन स्टोन या उसको ट्रिगर करने में, जिनको पहले से ही है अगर वो प्रॉब्लम, तो उसको ट्रिगर करने के लिए ये AQI जो है वो और ज्यादा हेल्प कर रहा है यहाँ पर लोगों को। तो धीरे धीरे जो लोग बीमार, जिनकी बीमारी क्योर हो सकती थी वो शायद क्योर ना हो पाए, जस्ट बिकॉज AQI दिल्ली का एंड NCR वाले रीजन के अंदर अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पर एयर क्वालिटी जो है खराब हो चुकी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपकी न्यूज थी। देन क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ carbon monoxide is largely due to poor mixing of combustion air and combustion fuel, resulting in incomplete combustion. Second, natural sources of sulfur dioxide include the atmospheric oxidation of sulfur compounds. Which of the statements above is or are correct? सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, कुछ इसमें इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। धीरे से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड किस लिए होती है, क्योंकि एयर कंबशन हमारी इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। एयर कंबशन इनकम्प्लीट कब होगी, जब कंबस्टन ऑफ फ्यूल, क्योंकि फ्यूल इज वन ऑफ द कंपोनेंट जिस वजह से कार्बन मोनोक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। कंबस्टन ऑफ एयर एज वेल एज कंबस्टन ऑफ फ्यूल जब प्रॉपर नहीं होती तो इस वजह से इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ SO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ही आती है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, तो सल्फर कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के थ्रू या एरोबिक आप कह सकते हो कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस ही उसको बोलते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं, सिंपल सी ये बात है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देन US अनाउंसेस 10 बिलियन इन आर्म सेल्स टू ताइवान, चाइना स्लैम्स मूव, ठीक है। तो अप्रूव्ड बाय कांग्रेस के द्वारा भी अप्रूव किया जाना है, ठीक है। तो ये $10 बिलियन की जो सेल है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, बस यही चीज हमें पढ़नी है, ठीक है। दैट इज कि ताइवान को वैल्यू करने के लिए यहाँ पर इंक्लूड करते हैं मीडियम रेंज मिसाइल्स, हॉविट्जर्स, ड्रोन्स, ड्रॉइंग एंड एंग्री रिस्पॉन्स फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो अब ये वही ड्रोन्स, ये वही आप कह सकते हो नॉलेज शेयरिंग है, ये वही वेपन्स हैं, सिमिलर काइंड ऑफ वेपन्स जो कि USA सप्लाई कर रहा है किसको, यूक्रेन को, इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है। तो अब जो यूक्रेन को जितना आप कह सकते हो मिलिट्री या डिफेंस का इक्विपमेंट भेजा गया है, दैट वाज वर्थ $4 बिलियन, ठीक है। तो $4 बिलियन था, ठीक है। एंड ड्रोन्स की जो वैल्यू थी $1 बिलियन के आसपास थी। बट अब ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में आप देखो कि सीधा $5 बिलियन से यहाँ पर $10 बिलियन की जो डील है डायरेक्टली ताइवान के साथ की गई है या की जाएगी अगर कांग्रेस इसको पास कर देती है। तो इन रिस्पॉन्स टू दैट चाइना बहुत एंग्रीली ये चीज बोल रहा है कि ताइवान के साथ हमारे रिलेशंस क्या हैं, उसके अंदर आपको बार बार हम इसी चीज को लेकर यही चीज बोलते रहते हैं कि जो हमारे रिलेशंस हैं, इंटरनल रिलेशंस हैं, उनके साथ आप प्लीज इंटरफेरेंस यहाँ पर किसी तरीके की भी मत कीजिए। तो फिर आप क्यों यहाँ पर एक डिफेंस टाइप को प्रोपोगेट कर रहे हैं जिसका कोई मतलब भी यहाँ पर नहीं है। तो USA ने यही बोला कि इंटरनल मैटर्स में हम यहाँ पे कुछ नहीं कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज ताइवान इज फीलिंग अनसेफ, क्योंकि चाइना उनको किसी भी टाइम पे एनेक्स कर सकता है। तो वी वांट ताइवान कि उनको यहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, क्यों, क्योंकि उनका एक क्लोज अलाय है, ठीक है। तो एंड रिजल्ट आपको यही नजर आता हुआ कि एक तरह से ये बिजनेस ही कंडक्ट किया जा रहा है। तो चाइना ने यही बोला है कि इट विल वायलेट डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स बिटवीन चाइना एंड USA और ग्रेवली हार्म करेगा चाइना की सॉवरेनिटी को और सिक्योरिटी को एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, और अंडरमाइन कर रहे हैं वो रीजनल इंस्टेबिलिटी जो कि आने वाले टाइम में हो सकती है जस्ट बिकॉज USA ये काम कर रहा है,
तो नेक्स्ट आपकी जो न्यूज कह रही है कि साहित्य अकादमी कैंसल्स अवार्ड्स अनाउंसमेंट्स। तो कल यहाँ पर साहित्य अकादमी के अवार्ड्स की, जो कि 24 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अवार्ड साहित्य लिटरेचर से रिलेटेड यहाँ पर देते हैं, नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेशन के बाद अवार्ड जो है उनको अनाउंस किया जाना था, बट सिंस कल्चरल मिनिस्ट्री के साथ उनका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो कल्चरल मिनिस्ट्री ने ऑन द स्पॉट, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अवार्डीज का नाम अनाउंस करने के लिए की जानी थी, विद इन यू कैन से 2 और 3 मिनट्स मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कल्चर है उनकी तरफ से ये जो एक नोट जो है वो जारी किया जाता है साहित्य अकादमी को कि सिंस बेस्ड ऑन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन साहित्य अकादमी एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो ये जो अभी अवार्ड्स हैं इसके अंदर रिफाइनिंग का प्रोसेस जो अभी रिक्वायर्ड है, सो यू नीड टू विड्रॉ, एंड जब तक यहाँ पर मिनिस्ट्री की आपको फाइनल अप्रूवल नहीं आ जाती तब तक किसी भी तरह का अवार्ड जो है वो अनाउंस नहीं किया जाएगा। देन फाइनेंस मिनिस्ट्री टेबल सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 इन लोकसभा। तो अब मार्केट सिक्योरिटी से रिलेटेड कल हमने चीज़ों को डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो इसमें और ज़्यादा प्रपोज किए गए हैं। फाइनली उसके अंदर क्या किया गया है, सेबी की यहाँ पे बात की गई है। करंटली यहाँ पर अगर आप सेबी की बात करो तो यहाँ पर 9 लोग हैं, ठीक है, सेबी के अंदर। उसको एक्सटेंड करके 15 लोग इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन होंगे। अगर जो चेयरपर्सन एंड 2 ऑफिसर्स जो हैं वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और एक आरबीआई के होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, एंड जो 11 अदर्स होंगे ऑफ हुम एटलीस्ट विल बी होल टाइम मेंबर्स, ठीक है। तो 5 ऐसे होल टाइम मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब एटलीस्ट 5 और एक आरबीआई के यहाँ पर मेंबर होंगे, एक्स ऑफिशियो पर्सन कोई भी ऐसा हो सकता है, एक चेयरपर्सन होंगे एंड 2 ऐसे मेंबर्स होंगे जो कि अब क्या है कि वो करंटली बेसिस पे अगर आप देखोगे कि ऐसे वो व्यक्ति होंगे जो कि अब अपॉइंट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको इंक्लूड करके या इंक्रीज करके 3 ऐसे होल टाइम मेंबर्स को और इंक्रीज किया जाना है। तो ये 5 को यहाँ पर 3 ऐड करके 8 किया जाना है, एंड उसके बाद जो आरबीआई जो है सॉरी जो सेबी है उसके अंदर जो वर्किंग है ऑपरेशनबिलिटी है उसको बढ़ाया जाना है, ठीक है। तो सेबी की जो अब आप कह सकते हो टोटल 9 मेंबर्स की एक स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ाकर अब कितना 11 करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अब उसके बाद यहाँ पर एक दो चीज़ें और है कि डीक्रिमिनलाइज करने के लिए 1-2 चीज़ों को और किया गया है, यानी कि जो छोटे मोटे यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऐसे वायलेशंस होते हैं उनको अब क्रिमिनल नहीं सिविल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जो सिविल लाइबिलिटी है उसके अंदर भी जो पेनल्टी है वो डिपेंड करेगी ऑन द अमाउंट, ठीक है। तो अब सिविल लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर आपको इंप्रिजनमेंट होती है, सिविल लाइबिलिटी के अंदर आपको जनरली इंप्रिजनमेंट नहीं, आपको सिर्फ फाइन भर के आपको निकलना होता है। तो उन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लोग भी इससे अट्रैक्ट हो एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इससे अट्रैक्ट हो, इस वजह से हम ये चेंजेस यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अनलॉफुल गेन्स और लॉसेस जो है वो सिविल पेनल्टीज के अंडर यहाँ पर आ जाएंगे, एंड जो पनिशमेंट्स की लिमिट है वो इस तरीके से होगी कि जो कि अब मार्केट के अब्यूज को अब कितने ग्रेविटी पे मार्केट को अब्यूज किया जा रहा है वो डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसको अगेन वेग छोड़ दिया गया है यहाँ पर कि एग्जैक्टली ये चीज़ आपको नहीं बताई गई है कि वो क्या है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो सेबी है वो भी डिसीजन जो है तभी ले सकती है कि कॉन्ट्रावेंशन का कोई केस आता है, ठीक है। कोई भी इंस्पेक्शन जो है 8 साल से पहले नहीं की जा सकती। जो अब कोई भी कॉन्ट्रावेंशन का केस आता है, जो इंस्पेक्शन है 8 साल से पहले किसी भी कंपनी की नहीं की जा सकती। तो इस वजह से अब जो ऑपोजिशन है उन्होंने ये बोला है कि सेबी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा एक पावर जो है वो दे रहे हो कि जो है हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो इक्वली यहाँ पर बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। तो सिंगल हैंडेडली आप एक गवर्निंग बॉडी को इतना ज़्यादा पावर क्यों दे रहे हो। तो ये सिंपल सी बात आपकी जो न्यूज़ है वो कह रही है। देन राज्यसभा पासिस बिल टू अलाउ प्राइवेट फर्म्स इन न्यूक्लियर सेक्टर। ये चीज़ हम न्यूक्लियर रिफॉर्म्स से रिलेटेड जो हमारा बिल है, ठीक है, शांति बिल जो है इससे रिलेटेड हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर आपको यही चीज बताई गई है, लोकसभा ने इसको कल पास किया था, राज्यसभा ने इसको आज पास कर दिया, अभी प्रेसिडेंट के असेंट के लिए चला जाएगा। ऑल दो राज्यसभा के अंदर जो ऑपोजिशन है दे ट्राइड के ये किसी तरह से अब जो ज्वाइंट कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके पास ये चला जाए, बट अब नहीं वो चीज़ होगी। तो क्योंकि सिंस जो वोट है वो प्रॉपर तरीके से इस बिल को ऑल टुगेदर पास कर रहे थे, तो यही चीज़ बोली जा रही है कि इंडिया में जस्ट बिकॉज कि अभी ऑपोजिशन जो है इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ बिल जो है कांग्रेस के टाइम पे भी इंट्रोड्यूस किया गया था, बट उस टाइम पे बीजेपी इसको जो है एज अ न्यूक्लियर एनर्जी को एज अ प्रॉपर रिसोर्स नहीं कंसिडर करती थी। बट अभी के केस में अगर आप देखोगे कि दे कंसिडर कि हाँ न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है और इस तरीके की एनर्जी है जो कि अब हमें फॉसिल फ्यूल से अलग जो है एक इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्लान कर सकती है कि हम जो हमारा आइडिया है ऑफ 2047 विकसित भारत, उसके अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियर एनर्जी की हम वो फुलफिल कर पाएँ, फॉसिल फ्यूल से अलग यहाँ पर डिराइव होकर काम कर सकें। तो ये बाकी जो न्यूज़ है आपको इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन ही आपको एक्सप्लेन की गई है। देन इंडिया साइंस पैक्ट विद ओमान फॉर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स विल ऑल्सो अलाउ लेबर मोबिलिटी। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना।
जो एक सेपा एग्रीमेंट है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो इंडिया को यहाँ पर ओमान प्रोवाइड करेगा ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 98.08% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस, जिसमें इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट 99.38% कवर होगा। इंडिया ऑन द अदर हैंड ऑफर करेगा लिबरलाइज टैरिफ 77.79% ऑफ द टोटल टैरिफ लिमिट के ऊपर या टैरिफ लाइंस के ऊपर, कवर करेगा 94.81 ऑफ व्हाट इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम ओमान, ठीक है। वो सारे गुड्स इसके अंदर कवर होंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर देखो इंडिया फोकस कर रहा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी, क्योंकि अगर हमने, अब आप देखोगे 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज है उसका एक्सपोर्ट जो है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है, एंड मेजरली उसमें कंट्रीब्यूशन किसने की थी, मर्चेंडाइज सेक्टर ने की थी। तो वही मर्चेंडाइज सेक्टर को और ज्यादा बूस्टअप करते हुए सरकार ने ओमान के साथ ये जो डील है, सेपा है, वो कैरी फॉरवर्ड किया है। एंड जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं एंड उसको इंक्लूड किया गया है सेवरल कंसेशन जो है, दे आर एक्सपेक्टेड ऑन द यू कैन से मर्चेंडाइज सेक्टर के अंदर भी, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड जो ट्रेड एंड सर्विसेज आगे कंटिन्यू की जा सकती हैं, ठीक है। तो रिन्यूड फेथ कैसे है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था मर्चेंडाइज वर्थ 4.06 बिलियन टू ओमान इन 2024-2025, जिसने 0.93% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट काउंट किया था इन दैट फाइनेंशियल ईयर। वेयर एज अगर हम बात करते हैं कि इंपोर्ट की ओमान से, दैट वाज 6.5 बिलियन जो कि ओमान से इंडिया ने इंपोर्ट किया 2024-2025 के आसपास, ठीक है। तो वो अब 0.91% ऑफ इंडिया टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम ओमान को यहाँ पर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंट था। सो अब इसी के बेसिस पे जो सेपा है वो इंडिया ओमान की पार्टनरशिप 21st सेंचुरी के अंदर अगर आप देखोगे एक रिन्यूड फेथ की तरह ही है, क्योंकि ओमान ने लास्ट डील इन द ईयर ऑफ 2006 यूएसए के साथ की थी। उसके बाद इस तरीके का एग्रीमेंट उन्होंने इंडिया के साथ ही किया इन द ईयर ऑफ 2025, ठीक है। एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो गल्फ नेशंस के साथ ये ऐसे सेकंड गल्फ नेशन है, फर्स्ट बीइंग द गल्फ नेशन कौन सा, हमारे पास यूएई, फरवरी 2022 ऐसा एग्रीमेंट हमारा उनके साथ साइन हुआ था। 2022 के बाद सेकंड ओमान ऐसा गल्फ नेशन है जिनके साथ हमारा ऐसा किसी तरीके का डील हो रहा है। तो इंडिया के लिए भी ये एक एवेन्यू खोल रहा है, गेट खोल रहा है ट्रेड की व्हेन इट कम्स टू गल्फ रीजन, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। क्योंकि ओमान की जब हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो पर्शियन गल्फ के अंदर बहुत ज्यादा है। देन अब उन्होंने बताया कि लेबर से रिलेटेड माइग्रेशन को लेकर यहाँ पर ओमान ने क्या किया है, रूल्स को थोड़ा सा मेलो डाउन कर दिया है इंडियंस के लिए, ठीक है। कि यानी कि मोड 4 उन्होंने एक्टिवेट किया है। इसके अकॉर्डिंगली इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज कॉर्पोरेट के बेसिस पे जो सिर्फ और सिर्फ 20% का कैप था उसको इंडियंस के लिए 50% कर दिया गया है। एंड जो ड्यूरेशन पहले 6 महीने की हुआ करती थी अब उसको 2 साल तक कर दिया गया है, एंड 2 साल से फर्दर वो एक्सटेंडेबल होगी फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, ठीक है। तो इस वजह से कल्चरल एक्सचेंज जो है वो भी पॉसिबल यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। एंड क्या क्या चीजें सेपा के अंदर इंक्लूड की गई हैं, क्या एक्सक्लूड की गई हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक्स, फर्नीचर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स जो है फुल टैरिफ एलिमिनेशन पे हैं इस सेपा के अंडर। जो कि अब एग्रीकल्चरल गुड्स जो कि डेयरी, टी, कॉफी, रबर, टोबैको प्रोडक्ट्स, गोल्ड, सिल्वर बुलियन, ज्वेलरी एंड अदर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स सच एज फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्क्रैप ऑफ मेनी बेस मेटल्स आर केप्ट आउट ऑफ द डील। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। देन इंडिया एंड नीदरलैंड्स एग्री टू एक्सपैंड सिक्योरिटी डिफेंस कोऑपरेशन। तो पहले से ये एग्रीमेंट चल रहा था, ठीक है, बट अब इन रिटर्न जो है अगर आप देखोगे लेटर ऑफ इंटेंट दोनों ही डिफेंस मिनिस्ट्रीज की तरफ से एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। तो लेटर ऑफ डिफेंस इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ये चीज को यहाँ पर साइन किया गया है, एक्सचेंज किया गया है। एंड बेसिकली इनोवेशन की जाएगी डिफेंस सेक्टर को लेकर। एंड जो आप देखोगे कि एशिया पैसिफिक रीजन जो है, ठीक है, ये साउथ जो नेशंस हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो रीजन है उसके अंदर भी यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। एंड इंडिया ने द्वार खोले हैं नीदरलैंड्स के लिए, एंड गेटवे बना है इंडिया फॉर नीदरलैंड्स कि वो एशिया के अंदर यहाँ पर अपनी नॉलेज ट्रांसफर को, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इनकलकेट कर सके, बिजनेस को अपना ग्रो कर सके। देन रिटायर्ड जजेस डोंट वांट टू सिट एज जूनियर एड हॉक जजेस, सीजेआई। तो अब क्या है कि पेंडेंसी केसेस कितनी ज्यादा है,
ठीक है। पेंडेंसी जो है केसेस की मेजरली अगर आप देखोगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश के जो आप कह सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों तो है ही है, बट उसके अलावा इतना ज्यादा लिटिगेशन का जो अब नंबर है वो पेंडिंग है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सालों ही साल केस चलते रहते हैं। एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बेसिक सी बात यहाँ पर बोली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 224A के तहत जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको वापस यहाँ पर इनवाइट किया था कि आप आकर यहाँ पर क्या करो, केसेस को डिसाइड करो, आपको एडहॉक जजेस की तरह हम यहाँ पर बुला रहे हैं। बट मुद्दा यहाँ पर यही है कि स्टेट्स के थ्रू ही वो होना है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट आप कह सकते हो हाई कोर्ट्स के थ्रू ही ये चीज को होना है। तो अब हाई कोर्ट्स जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नाम यहाँ पर जजेस के, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके नाम यहाँ पर नहीं दिए हैं टू द सुप्रीम कोर्ट। और अब इन क्लोज विसिनिटी विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की अगर जब मीटिंग होती है तो उन्होंने यही चीज बोला कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो बोलते हैं कि दे आर हैप्पी टू वर्क, बट वो कोई भी सिटिंग जज के साथ यहाँ पर बैठ के काम नहीं करना चाहते, जो कि अब आप एक तरह से उनके वो जूनियर ही लगते हैं, बट रिटायर वो सीनियर ही हुए हैं, है ना। एक रिटायर्ड व्यक्ति सीनियर इन पोजीशन ही है, बट जब वो वापस आता है तो उनके लिए वो जो एग्जिस्टिंग सिटिंग जज होगा वो उनका सीनियर होगा। ठीक है, कि हम उनके साथ नहीं यहाँ पर बैठ के काम करना चाहते। ऑन दी अदर हैंड जो कि सिटिंग जज हैं वो चाहते हैं कि मतलब वो भी कंफर्टेबल नहीं है इन द अदर ऑपोजिट सिचुएशन, कि बोल रहे कि हमसे इतने सीनियर भी हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, बट हम सिटिंग पोजीशन में हैं तो हमारे पास पावर है, तो हम यहाँ पर नहीं काम करना चाहते हैं उनके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इस चीज को सॉर्ट आउट कैसे किया जा सके उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बल्कि अब आप देखोगे कि अप्रैल 21 2021 की जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये बोला गया कि जनरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि रिटायर्ड जजेस को 22 जो है 224 आर्टिकल ए के अंडर 224A आर्टिकल के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है रिटायर्ड जजेस को आप एडहॉक जजेस की तरह बुला सकते हो किसी भी ऐसे रिक्वायर्ड सिचुएशन के लिए। बट अब जो अप्रैल 2021 की जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली या इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है ना उसके अंदर यहाँ पर स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया है कि किस तरीके से जजेस जो इनको अरेंज किया जाएगा। बट अप्रैल 2021 की जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये चीज को डिसाइड किया गया था कि एक ऑलरेडी सिटिंग जज जो है अलॉन्ग विद एडहॉक जज ये दोनों डिसीजन मिलकर देंगे एक केस के ऊपर। बट पहले कस्टमरी प्रैक्टिस यानी कि प्रथा क्या चलती आ रही थी कि कोई भी दो रिटायर्ड जजेस है वो बैठकर एक डिविजनल बेंच की तरह ही काउंट होंगे। ठीक है, बट 2021 की जजमेंट ने बोला कि एक सिटिंग जज जो करंटली है, ठीक है, अलॉन्ग विद रिटायर्ड जज जो कि अब एडहॉक जज है, ठीक है, उनके बीच में यहाँ पर बैठकर डिसीजन दिया जाना कंपलसरी है। तो अब इस मुद्दे को यहाँ पर या तो वापस कस्टमरी लॉ पर लेकर आया जाएगा, ठीक है, या कुछ तो यहाँ पर अब एक जो डेडलॉक है उसे ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये सिंपल सी आपकी न्यूज कहती है। कंसिडर ग्राउंड रियलिटीज इन वेरियस स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स इलेक्शन कमीशन। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार इलेक्शन कमीशन को इसी चीज पे बोल रहा है कि इंटेंसिव रिवीजन कैरी आउट करना आपका राइट है। ठीक है, आपके पास फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने का राइट बिल्कुल है। ठीक है, आप एक ऑटोनॉमस बॉडी हो, वी कंसिडर दैट, बट आप ये चीज को भी तो ध्यान में रखो ना कि इलेक्शन के पहले ही आपको इंटेंसिव रिवीजन करवा लेनी चाहिए, है ना। कि अभी अगर आप स्टेट्स की बात करते हो लाइक उत्तर प्रदेश, जो जिनमें आप इंटेंसिव रिवीजन यहाँ पर कंडक्ट करने की बात कर रहे हो, कि उनका तो इलेक्शन ही 2027 के अंदर यहाँ पर होगा, चांसेस है कि मई जून 2027 के अंदर इलेक्शंस होंगे। तो आपको इतनी जल्दी क्या है इंटेंसिव रिवीजन एकदम से करने की, कि बाकी स्टेट्स जहाँ पर इंटेंसिव रिवीजन ऑलरेडी हो चुकी है उनके ग्रीवांसेस को क्यों ना आप ध्यान में दो पहले कि उनके ग्रीवांसेस क्या है। ठीक है, कि ग्राउंड रियलिटीज तो चेक करो कि देयर आर केसेस जहां पर हस्बैंड का नाम जो है इंटेंसिव रिवीजन के अंदर उनको राइट टू वोट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, बट वाइफ का नाम रिमूव हो गया है। बट अगर अब आपसे कोई यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है कि हस्बैंड का नाम है, वाइफ का नाम नहीं है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप हस्बैंड का नाम भी हटा देते हैं। कि एटलीस्ट ग्राउंड रियलिटीज को तो यहाँ पर ध्यान में रखो कि कुछ तो आप अपना मतलब दीन ईमान रखकर तो कुछ काम कीजिए कि जहां पर अभी इलेक्शन नहीं है वहां पर आपको इंटेंसिव रिवीजन एकदम से सडनली करने की जरूरत क्या है। ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि यू शुड नॉट इंटरफेयर इन द ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमस वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कि हम ये सारी चीजें जो है ध्यान में दे रहे हैं। ठीक है, कि हमें एक चीज की डेडलाइन एक प्रॉपर रिड्रेसल सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट ना दे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो अगेन ये क्लैशेस चल रहे हैं बिटवीन जुडिशरी एंड इलेक्शन कमीशन, तो ये चीज आपको ये न्यूज बताती है। देन इंडिया फेसेस इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज इन बांग्लादेश सिंस 1971।
शेख हसीना, उन्होंने असाइलम लिया इंडिया के अंदर, उनको यही चीज बोली गई थी कि वो अपना कोई भी पॉलिटिकल जो विल है वो इंडिया में बैठकर इंडियन सॉइल में ऑपरेट नहीं करेंगे, बट यहाँ पर चीजें देखी जा रही हैं कि उनके पर्सनल फोन से ही वो ऑपरेट कर रही हों उन सारी पर्सनल विल या पॉलिटिकल विल को, बट सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकती हैं सिंस इंडिया की तरफ से असाइलम देते हुए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो अभी के लिए इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ वहां के खुद के लोग एंड उनकी यहाँ पे एग्जीक्यूशन की जो अब आप कह सकते हो कि ऑर्डर या जजमेंट पास किया जाना, उसके बाद इंडिया का असाइलम प्रोवाइड करना, अब इंडिया के लिए ही एक तरह से दिक्कत पैदा करने वाली सिचुएशन हो गई है। उन्होंने बोला कि पहले इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, 1971 में जब बांग्लादेश बना था एक नई कंट्री बनी थी जो कि इंडिया की बिगेस्ट या क्लोजेस्ट एलाइज में से एक थी, बट अगर आप अब देखो कि इतना ज्यादा यहाँ पर जो चेंजेस है, रेवोल्यूशंस जो है वो लेकर आए गए हैं, इवन के जो लोग हैं वो इंडिया के इतने अगेंस्ट भड़के हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शेख हसीना को यहाँ पर असाइलम इंडिया की तरफ से दिया गया है, एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो भी आने वाले टाइम में यहाँ पर खतरे में हो सकते हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ, एंड जो मुद्दा है, जो इश्यूज है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत इंडिया को करंटली है, क्योंकि वीकेस्ट पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया अभी इस टाइम पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये सिंपल से आपकी न्यूज कहती है। देन डिसमैंटलिंग मनरेगा विल बी अ हिस्टोरिक एरर, लीडिंग ग्लोबल एकेडमिक्स की तरफ से ये एक क्लब्ड रिपोर्ट आई है जिसके अंदर नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। उन्होंने बोला मनरेगा जो है दुनिया की इकलौती ऐसी स्कीम है जो राइट टू वर्क की आपको यहाँ पर अलाउंस देती है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि वो अनस्किल्ड लेबर के बेसिस पे उनको काम दिया जा रहा है। उन्होंने यही बोला कि यहाँ पर डेवलपमेंट भी साथ में कैरी आउट की जा रही थी। वही अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो कुएं, इवन की जो कुएं यानी कि वेल्स बना रहे थे, एंड डिफरेंट छोटी मोटी चीजें जो कि आपकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, या वही छोटे छोटे काम जिनके लिए अब आपको अनस्किल्ड लेबरर्स की जरूरत है, उनको नौकरी मिल रही थी एंड सरकार डेवलपमेंट कर सकती थी। ठीक है, और उन्होंने बोला ये चीज जो है इसको चेंज करना यहाँ पर एक बहुत बड़ा गलत जो है स्टेप होगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। पहली चीज उन्होंने ये बोली रोजगार के लिए। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि सप्लाई ड्रिवन की आपने बात बोली कि सीजनल रिक्वायरमेंट्स के टाइम पे सरकार इसको एकदम से बंद नहीं कर सकती, कि नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि राइट टू वर्क है। राइट टू वर्क जो है डज नॉट डिपेंड कि सरकार के पास कितना पैसा है यहाँ पर। ठीक है, इट डिपेंड्स कि एक्चुअली में डिमांड उसकी कितनी आ रही है। इट शुड बी डिमांड ड्रिवन एंड नॉट सप्लाई ड्रिवन। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा का सारा पैसे का ओनस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि मनरेगा की नई पॉलिसी के हिसाब से 100% तक जो कैपिंग है, या आप कह सकते हो जो आप कह सकते हो कि जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, एट एनी टाइम। तो उसके ऊपर क्या है कि सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो पहले से इस चीज को लेकर प्रिपेयर्ड तो है ही नहीं। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट जो अपना बजट पहले से ही बहुत मुश्किल से मैनेज करके चलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको डिमांड रहती है ग्रांट्स की हमेशा से कि उनको वो कैसे मैनेज करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर अपना बजट कट करके मनरेगा के वर्कर्स को देना पड़ेगा। तो जिस वजह से स्टेट्स की जो डेवलपमेंट है वो भी हैम्पर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक द ओनर्स ऑफ मनरेगा, क्योंकि ये आपकी खुद की गुडविल की तरफ ज्यादातर नजर आती है। तो उन्होंने बोला कि मनरेगा को अगर आप हटाते हो, सप्लाई ड्रिवन बनाते हो, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली यहाँ पर दिखाएगी कि किसी भी टाइम पे उनको सप्लाई दे दी, किसी भी टाइम पे सप्लाई नहीं दी, तो ये तो बहुत गलत फैक्ट है। उन्होंने इवन कि ये मुद्दे को भी यहाँ पर दर्शाया है कि वेस्ट बंगाल ने जब ये मुद्दा शुरू किया कि पिछले 1.5 साल से जो मनरेगा वर्कर्स है उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, उसके बाद आप मनरेगा को ही रिमूव कर रहे हैं, कि इन इटसेल्फ एक ड्रैकोनियन रूल को दिखाता है। एंड डिसमैंटलिंग मनरेगा विल बी अ हिस्टोरिक एरर, ये आपकी न्यूज यहां पर कहती है। देन 2026-2027 के बैचेस फॉर यूपीएससी आर लाइव नाउ। कोई भी बैच की इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट www.cpclasses.com पे आप जा सकते हैं, या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com हमारी ईमेल है। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर यूपीपीसीएस 2026 का जो फाउंडेशन बैच है दैट इज लाइव नाउ। एंड फाउंडेशन में आपका अगर आप देखो प्री एंड मेंस का सारा सिलेबस कवर्ड होगा एक्सेप्ट हिंदी एसे। सो वी विल बी ऑनेस्ट विद यू, हिंदी एसे हम यहाँ पर कवर नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999। तो सेम वेबसाइट, सेम टोल फ्री नंबर, सेम ईमेल आईडी, कोई भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंड न्यूज को लेकर कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर फेस टू फेस या इवन की 1-on-1 मुझसे पूछ सकते हैं। नॉट रिगार्डिंग ऑल दीज न्यूज, कोई और न्यूज भी है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।